हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। अब इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, चूँकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो कि कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक, मतलब कि जो कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। और यदि हम कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, दवाइयों के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में। ठीक है, हम कार्बनिक रसायन के इतिहास की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस। वर्जिलियस का ये मानना था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है, मतलब कि कार्बनिक यौगिक वाइटल फोर्स के द्वारा, मतलब जैविक बल के द्वारा लिविंग थिंग्स में ही बन सकते हैं। लेकिन इस धारणा को कुछ समय बाद अमान्य कर दिया गया। वर्जिलियस के बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, वोलर। वोलर ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में, मतलब प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है अकार्बनिक यौगिकों के माध्यम से। तो सबसे पहले बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। तो ये चीज़ यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहले बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसे आप अच्छे से याद कर लें। और इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वोलर। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? अमोनियम साइनाइड के द्वारा। इसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। ये एक अकार्बनिक यौगिक है और ये एक कार्बनिक यौगिक है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले तक जो धारणा थी कि सिर्फ कार्बनिक यौगिकों को वाइटल फोर्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है, तो उस धारणा को अमान्य कर दिया गया। वोलर ने सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बनाया था वो अकार्बनिक यौगिक के माध्यम से लैब में बनाया था। ठीक है, और इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो इसको गर्म करने पर प्राप्त होता है यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर हम देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से जिस तत्व पर डिपेंड है या बनी है, वो तत्व कौन सा है? कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ कार्बन के गुण देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ये तो हम इतना जान चुके हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने सारे एलिमेंट याद किए हैं, 1 से लेकर 30 तक तो स्टूडेंट्स याद कर ही लेते हैं। यदि हम कार्बन के परमाणु क्रमांक की एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यदि हम यहाँ पर अष्टक नियम की बात करें तो अष्टक नियम के अनुसार कार्बन का जो दूसरा वाला कोश है, मतलब इसके पास 2 कोश है, पहला और दूसरा। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना ज़रूरी है। ठीक है, यही अष्टक नियम कहलाता है। लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इसका अपना अष्टक पूर्ण करना है। पूर्ण करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे या फिर किसी से ले ले। किसी को दे देगा तो ये सिर्फ 2 ही बचेंगे। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकता, और ना ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सकता है। इसलिए ये क्या करता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का किसी अन्य परमाणु के साथ साझा करता है। ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ पर? इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा? किसी अन्य परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक, अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब चूंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है और साझा होने पर जो बंध बनता है उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, ये हमें इतना क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण है, केटनेशन का गुण पाया जाता है। मतलब कि कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ करके
एक लंबी श्रृंखला बनाता जाता है। अभी तक का जो बड़ा कार्बन नंबर देखा गया है वो है C60। इसको कहते हैं बकमिनिस्टर फुलेरिन। बकमिनिस्टर फुलेर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है बकमिनिस्टर फुलेरिन। मतलब यहाँ पर इसके कुछ गुण बताए हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इस अष्टक नियम के अनुसार इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। ठीक है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करेगा। अब चूंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए इसकी संयोजकता मतलब वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और साझा होने पर जो बंध बनता है ना, साझा होना मतलब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होना, तो जो बंध बनता है उस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और तीसरा ये हमने बताया है कि इसमें ये श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। तो ऐसे यौगिक जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे मैंने शॉर्ट में HC लिख रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन के जो लास्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसे इस तरह से हमने प्रदर्शित किया है डॉट के रूप में, या फिर इसे सिंगल लाइन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं इस तरह से। मतलब यहाँ पर यह है कि कार्बन की चारों संयोजकता जो है वो अभी मुक्त है, फ्री है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख ले। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे एक एग्जाम्पल लेकर के कि हाइड्रोकार्बन का उपयोग हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल LPG है और CNG है। LPG जो कि हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, CNG वाहनों में यूज़ किया जाता है, और ये क्या होते हैं, ऊर्जा का एक स्रोत होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा LPG की बात करें तो ये कम प्रदूषण करता है, CNG भी कम प्रदूषण करता है, पेट्रोल डीजल ये भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है, मतलब कि इन हाइड्रोकार्बनों को हम कब प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में हम हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएं, क्योंकि बुक में थोड़ा सा आगे पीछे दे के रखा है। कहीं पर बुक में दे दिया है एल्केन का नाम दे दिया, फिर एल्कीन दिया, एल्काइन दिया, फिर दिया समावयता, फिर दिया इनको प्राप्त करने की विधियाँ। तो ये बहुत ही यहाँ पर हौच पौच हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इसे सिस्टमेटिक, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया है, तो आप इसे थोड़ा सिस्टमेटिक स्टार्ट यहाँ से करें कि हाइड्रोकार्बन का हम वर्गीकरण देख लें। वर्गीकरण में ये देखें कि इसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर क्लियर करना है इस वीडियो में वो रहेगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, मतलब 2 कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक फैमिली का नाम दे दिया है। ठीक है, आप बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने तो आप लोगों को क्लियर होगा। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो एक फैमिली है उस फैमिली का नाम यहाँ पर दिया है। इस फैमिली को या इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन। ठीक है, क्या कहेंगे, एल्केन सीरीज। कब, जब वो कैसा रहे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर एक बंध है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एल्केन को हमने किस तरह से बताया है, कार्बन और कार्बन के बीच में ये एक बंध बनाया, और कार्बन के ये बाकी बची 3 संयोजकताओं को हमने मुक्त बता दिया है। मतलब यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट अभी किसी भी प्रकार का, ना तो हाइड्रोजन है ना कार्बन है, वो यहाँ पर नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे फ्री रख दिया है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि कार्बन की संयोजकता अभी यहाँ पर चारों फ्री हैं, मुक्त हैं, किसी से संतृप्त नहीं हुई हैं।
या किसी से जुड़ी नहीं है, किसी अन्य एलिमेंट से जुड़ी नहीं है। दूसरा यहाँ पर है भाग, वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड होता है, या फिर जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना, उस फैमिली को हम एल्कीन फैमिली या एल्कीन सीरीज कहते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं तब इस सीरीज को हम एल्काइन सीरीज कहते हैं। ये नाम आप अच्छे से याद कर लें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और ये पूरा चैप्टर इन्हीं पर फिर बेस्ड होता है। ठीक है, जब हम यहाँ से नामकरण से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें फिर आगे परेशानी नहीं होगी, और कहीं डायरेक्ट नाम आ जाए कि यहाँ पर लिखा है एल्काइन, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे भाई ये एल्काइन क्या होता है। तो आप थोड़ा बेसिक से इसे स्टार्ट करें। तो हमने वर्गीकरण देखा हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि 3 कैटेगरी हमने बना दी है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन्हें एरिन्स भी कहा जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेंजीन। बेंजीन का नाम सबने सुना है, और उसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ इस तरह से। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, ये इसे थोड़ा सा बाद में देखते हैं हम, तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, और इस फैमिली को या इस सीरीज को नाम दिया है एल्केन सीरीज। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि 2 बंध होते हैं तो उसे एल्कीन कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में यदि 3 बंध होते हैं तो उसे एल्काइन कहेंगे। ये एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रो था हाइड्रोकार्बन का। बस ये समझ गए आप अच्छे से, तो इनके नामकरण करना या इनका IUPAC नाम लिखना, ये सब आप आसानी से कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में जो हमने वर्गीकरण देखा था, एल्केन सीरीज देखी थी, उस एल्कीन सीरीज का नामकरण किस तरह से किया जाता है या उनके सदस्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एल्केन सीरीज को बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, वो है CnH2n+2। यदि इस फार्मूले को आपने रेडी कर लिया है तो आप आसानी से सीरीज बना सकते हो और उनके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि यहाँ पर जो सफिक्स लगता है वो होता है n, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सफिक्स लिखा है n। एल्केन सीरीज में n सफिक्स हमें जोड़ना है, और इसे आप इंग्लिश में ही तैयार करें। इंग्लिश में तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम पहले इस एल्केन सीरीज के पहले सदस्य की बात करते हैं तो पहले सदस्य में मतलब एक कार्बन रहेगा। हम जानते हैं कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ मुक्त बनाए हैं। ठीक है, अब यही चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हम कौन से कार्बन पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जो कि ये मुक्त संयोजकता किससे बंध बनाएगी? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर बनने वाला पहला सदस्य कौन सा हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। C और 4 हाइड्रोजन, मतलब कि इस कार्बन ने इस 4 हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया है, तो ये हो गया इस सीरीज का पहला सदस्य। ठीक है, पहला सदस्य है, और पहले सदस्य का नाम यहाँ पर है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ या मैथ, और उसमें सफिक्स आगे लगा दे n, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, ये पहला सदस्य, और इसका एक कॉमन नेम भी है, वो भी आप याद कर ले कि CH4 को मार्श गैस भी कहा जाता है। मतलब ये दलदली जगहों पर जो स्मेल आती है वो इसी की आती है, CH4 की, मार्श गैस। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। मार्श गैस किसे कहा जाता है? तो वो है CH4। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो। अब इस सूत्र में हम यदि जो हमारे पास सूत्र है CnH2n+2 वाला, इसमें यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 2 + 2, तो क्या होगा? C2H 2 × 2 4 + 2, और बहुत ही ईजी वे में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 2
6 हो जाएगा। मतलब लास्ट जो हमारा सदस्य बनेगा, ये सब एल्केन सीरीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक पूरी परिवार है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एल्केन परिवार है या सीरीज है, श्रेणी है, और ये सारे उसके सदस्य हैं। तो दूसरे नंबर का सदस्य कौन सा बना हमारा, C2H6। इसमें 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथ। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन वाले को हम इथ कहते हैं, और यहाँ पर जो सफिक्स लगाएंगे वो एन होगा, प्लस एन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड फैमिली मेंबर, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसी तरह से इसी फॉर्मूले में हम एन की वैल्यू पुट करते जाए, मतलब कार्बन नंबर हमने 3 लिया है, तो ये हो जाएगा C3H8, और 3 कार्बन वाले को हम प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोप, और उसमें एन सफिक्स जोड़ना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन वापस उसमें फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट मेंबर कौन सा बनेगा, C4H10, तो ये हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन वाले को ब्यूट कहते हैं, और सफिक्स एन। 5 C5H12, इसके लिए पेंट यूज़ करते हैं, आगे एन जुड़ लें तो ये हो जाता है पेंटेन। 6 आगे मेंबर जो बनता है, आगे मेंबर जो है C6H14, ठीक है। इसमें 6 कार्बन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हेक्स, और एन सफिक्स से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। फिर C7H16 हो जाएगा, 7 वाले को हम कहते हैं हेप्ट, इसमें एन जोड़ दें तो ये हेप्टेन हो जाएगा। C8H18, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 वाले को हम ऑक्ट कहते हैं, प्लस एन, ऑक्टेन। C9H20, तो ये क्या हो जाएगा, नोनेन, क्योंकि इसको हम नोनेन कहते हैं 9 वाले को, और 10 वाले को हम कहते हैं डेकेन, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके नामकरण होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को CH4 की स्ट्रक्चर ओपन करके बताई थी, मैंने आप लोगों को CH4 का स्ट्रक्चर इस तरह से बताया, एक कार्बन, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये था स्ट्रक्चर किसका, CH4 का। यदि हमें C2H6 का स्ट्रक्चर ओपन बनाना है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे हम, 2 कार्बन है, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने आपस में जोड़ दिया, मतलब इस कार्बन की एक संयोजकता और इस कार्बन की एक संयोजकता, ठीक है, ये आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, साझा कर लिया, तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध है, ये अभी हमने देखा था। अब इस कार्बन की और इस कार्बन की 3-3 संयोजकता अभी भी मुक्त है, क्योंकि अभी हमने यहाँ हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं, तो मुक्त संयोजकता को हम इस तरह से दर्शाते हैं, और इन मुक्त संयोजकताओं से फिर हाइड्रोजन आकर के जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हम कौन सी यौगिक पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये C2H6 की ओपन स्ट्रक्चर है, आप काउंट कर लें, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से हम प्रोपेन का भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रोपेन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, इसके लिए हम 3 कार्बन को आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उससे हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से भी एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए अब इस कार्बन की 3 संयोजकताएं मुक्त हैं, इसलिए इन मुक्त संयोजकताओं से 3 हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है C3, और टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, C3H8, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी तरह से हम ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन के लिए इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन आपस में जुड़े हैं, ठीक है। ये एक, और फिर इन मुक्त संयोजकताओं से हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो एक चेन है, ये एक, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है एक चेन में प्रेजेंट है,
इसलिए इस ब्यूटेन को हम एक नाम दे देते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब चारों कार्बन जो हैं एक सीधी रेखा में, चेन में जुड़े हुए हैं आपस में, इसमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला नहीं बनी हुई है। ठीक है, यदि इसकी एक और स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो बन सकती है। वो किस तरह से, ये टोटल है कार्बन 4, लेकिन हम क्या करेंगे, एक कार्बन को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो अब टोटल 4 कार्बन हो गए। अब इन सभी से मुक्त संयोजकता, इससे 3 मुक्त संयोजकता रहेगी। ठीक है, इस कार्बन से एक रहेगी। क्यों एक रहेगी, क्योंकि इस कार्बन ने साझा किया इलेक्ट्रॉनों का इस कार्बन से, फिर इस पड़ोसी कार्बन से भी और इस नीचे वाले कार्बन से भी साझा किया है। अब यहाँ पर इसकी एक संयोजकता मुक्त है, तो इसलिए ये मुक्त संयोजकता यहाँ पर हमने बना दी, और इस कार्बन की टोटल 3 और इस कार्बन की भी टोटल 3। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने बनेंगे, C4H10 बनते हैं। 4 कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर ले, ये 3 और ये 3 6 और ये 3 9 और ये 1 10। तो यहाँ पर C4H10 ये फॉर्मूला हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो ब्यूटेन है उसको 2 तरह से लिख सकते हैं, एक सीधी श्रृंखला में और एक शाखित श्रृंखला में। हमने एक ब्रांच के रूप में लिख दिया है। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला यहाँ पर हम जानते हैं C5H12 होता है, मतलब 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम आपस में लाइन में जोड़ देते हैं और इनसे, इनकी मुक्त संयोजकताओं से हाइड्रोजन आकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसे नोट करें। मुक्त संयोजकताएं आप बनाएंगे तब जाकर के, नहीं तो आप याद कर ले कि अरे ये कॉर्नर वाले पे तो CH3 आएगा, बीच वाले पे तो CH2 आएगा। तो ऐसे नहीं करना आप लोग। पहले आप मुक्त संयोजकता बनाना कार्बन की, प्रत्येक कार्बन की, उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ना, तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट बनेगा। ठीक है, ये एक हमने बनाया, इसे भी हम नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 कार्बन एक चेन में है। अब इस स्ट्रक्चर को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ये 4 कार्बन हमने आपस में जोड़ दिए और एक कार्बन को हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह से। अब इनसे मुक्त संयोजकताओं से हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये शाखा में बन गया है। और एक और तरीका है पेंटेन को प्रदर्शित करने का, वो है इस तरह से। ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है पेंटेन की, और ये स्ट्रक्चर पेंटेन में ही संभव है। बाकी इस ऊपर वाले जो यौगिक थे, मेंबर थे, उनमें हमने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है। एक कार्बन, बीच वाला कार्बन जो है, बाकी 4 कार्बनों से घिरा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एल्किल सीरीज। इस सीरीज़ को यदि आप समझ गए तो आगे जितने भी नामकरण करते हैं हम कंपाउंड्स के, वो आप आसानी से कर सकेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ठीक है, एल्किल सीरीज़ बनाने के लिए हमें मेथेन सीरीज़ चाहिए, एल्केन सीरीज़ चाहिए। ठीक है, एल्केन सीरीज़ से ही हम एल्किल सीरीज़ का निर्माण करेंगे। किस तरह से, एल्केन सीरीज़ में से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है, तो जो बनने वाली सीरीज़ रहेगी उस सीरीज़ को हम कहेंगे एल्किल सीरीज़। अब यहाँ पर हमने अभी तक देखा था एल्केन के लिए एक सामान्य फॉर्मूला सूत्र देखा था, CnH2n+2 था। तो इसके लिए एल्किल सीरीज़ के लिए सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। यहाँ पर जो हम एल्केन में सफिक्स लगाते हैं वो होता है n, और एल्किल में सफिक्स क्या लगाएंगे, इल। तो आप इसे अच्छा से तैयार कर लें, नोट कर लें इसे। तो हमारी ये मेंबर तो तैयार है, हमने एल्केन में मेंबर तैयार किए थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, अब इन्हीं में से यदि हम एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितने बचे, CH3, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी मुक्त हो गई है। ठीक है,
यदि हम एथेन में से भी एक हाइड्रोजन हटा दें, इसका सूत्र क्या है C2H6, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बच जाएगा C2H5, एक कार्बन की एक संयोजकता मुक्त है। यदि प्रोपेन में से भी एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या होगा, C3H7 हो जाएगा और कार्बन की एक संयोजकता मुक्त। इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C4H9 हो जाएगा। इसी तरह से पेंटेन में भी क्या होगा, C5H11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इनके नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इनकी पेरेंट नेम क्या थे, मेथेन था, लेकिन अब हमें एन नहीं लगाना है और हमें सफिक्स क्या लगाना है, इल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ जोड़ दिया हमने और आगे इल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल या मिथाइल भी बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथ, और इथ में YL इल जोड़ा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसमें हम प्रोप कहते हैं, इसमें इल जोड़ा तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। ये ब्यूट कहते हैं इसे, इसमें इल जोड़ा तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा, ये पेंटाइल हो जाएगा। इस तरह से इसके नाम होते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर ले कि CH, ये 2 इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के, 2 या 3, वैसे तो 2 ही हमेशा देखने को मिलते हैं। तो CH3 को हम मिथाइल कहते हैं और C2H5 को इथाइल कहते हैं। ठीक है, और एल्किल सीरीज के लिए एक हम कोड यूज़ करते हैं, वो होता है R। और R जहाँ भी मिले आपको, वहाँ पर एल्किल ग्रुप का कोई सा भी मेंबर हो सकता है, या तो मिथाइल होगा या इथाइल होगा या प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा और आगे कोई सा भी। ठीक है, तो एल्किल सीरीज़ को हमने R के द्वारा कोड किया है, तो ये आप नोट कर ले बिल्कुल अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपको अच्छे से नामकरण भी समझ आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।